तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फ्रॉम एल्कीन में हम लोगों ने मार्कोनी का रूल पढ़ा, एंटी मार्कोनी का रूल पढ़ा। इसके अलावा एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 पढ़ा। इसके अलावा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स पढ़ा। एल्कोहल्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डार्जन रिएक्शंस पढ़ी, लुइकस टेस्ट करा, और इसके अलावा भी PCl5 से हो गई रिएक्शन, PCl3 से, I2 से, ये सारी बातें करें। नेक्स्ट हम लोग को प्रिपरेशन की जो रिएक्शन पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? वो पढ़नी है हम लोग की हेलोजिनेशन। क्या पढ़नी है? हेलोजिनेशन। और ये जो हेलोजिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? एलिफैटिक हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एलिफैटिक हेलोजिनेशन पढ़ रहे हैं। एरोमेटिक हेलोजिनेशन अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? एलिफैटिक हेलोजिनेशन में ध्यान दें, अगर हम लोग सबसे पहले तो हेलोजन्स को समझो। X2 की अगर हम बात करते हैं तो X2 क्या क्या है आपके? F2Cl2 Br2 और आपके I2। F2Cl2 Br2 और I2। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हेलोजिनेशन रिएक्शन है एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये पेपर में आपके पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन किस टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन किसके थ्रू जाती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। रिएक्शन गोज थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसके थ्रू जाती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है। अब आपको पता है कि फ्लोरीनेशन क्या है? मुश्किल है। हमने बताया था कि फ्लोरीनेशन F क्या है? फाड़ू। F क्या है? फाड़ू है। फ्लोरीनेशन में क्या होता है कि फ्लोरीनेशन में फ्लोरीन इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है, टू वॉयलेंट रिएक्शन होती है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग फ्लोरीनेशन नहीं कराते। इसको आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसेशन रीजन में ये बात पूछी जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल तरीके से लेते हैं। मान लीजिए कि मीथेन की रिएक्शन, अगर हम लोग मीथेन की रिएक्शन करा देते हैं Cl2 से, और जो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट समटाइम्स क्या लिखा जाता है? समटाइम्स लिखा रहता है Hν, या फिर ये लिखा रहता है यूवी रेज। क्या लिखा रहता है? यूवी रेज लिखा रहेगा, या हाई टेम्परेचर भी लिखा रहता है। Hν का क्या मतलब होता है? Hν का मतलब ये है कि जो आपकी लाइट है, लाइट रेडिएशन, बेसिकली जो लाइट रेडिएशन है, ऐसा कहा जाता है, हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि लाइट रेडिएशन बेसिकली क्या है? छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं। छोटे क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं। और इन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। जब कोई भी रेडिएशन हो तो उसे हम लोग क्वांटम कहते हैं। जब लाइट रेडिएशन हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की एनर्जी होती है E=hν। एक फोटोन की एनर्जी होती है E=hν। यहाँ पर H जो है आपका वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू आपकी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर आपको याद हो तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इज दैट क्लियर? बाद में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग तो उसे डिटेल में समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो जब हम लोग CH4 की रिएक्शन Cl2 से करा रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए, जो आपका CH4 को लिख लीजिए CH3H और प्लस Cl को भी ऐसे लिख लीजिए। अब हो क्या रहा है कि क्लोरीन का जो Cl है वो मीथेन के हाइड्रोजन को क्या कर दे रहा है? सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। इस हाइड्रोजन को हटा कर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, और बन जाएगा आपका CH3Cl
और प्लस CH3Cl और प्लस HCl। जब हम लोग एक हैलोजन जोड़ते हैं, जब हम लोग एक हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनो हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनो हाइड्रोजनेशन। और यहाँ पर एक क्लोरीन को हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरिनेशन। क्या बोलेंगे? मोनोक्लोरिनेशन बोलेंगे। ये क्या है आपका? ये आपका क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन। ये क्या है आपका? क्लोरोमीथेन। अगर हम लोग सिर्फ फिर से फर्दर हम लोग CH3Cl को रिएक्ट करा दें Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो फिर से क्या होगा? एक और हाइड्रोजन जो है आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से। एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्लोरीन से एंड वी विल गेट व्हाट? CH2Cl2 प्लस HCl। क्या मिल जाएगा? CH2Cl2 प्लस HCl, दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। दैट इज डाइक्लोरोमीथेन। नोट कर। आगे अगर हम लोग समझें, देखिए ध्यान दीजिए, फर्दर अगर हम लोग CH2Cl2 का फर्दर क्लोरीनेशन करा दें, तो यहाँ पर आपको आया डाइक्लोरोमीथेन। इस डाइक्लोरोमीथेन का CH2Cl2 का अगर हम लोग फर्दर क्लोरीनेशन करा दें HNO की प्रेजेंस में, तो क्या होगा? एक और हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ जो दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक और हाइड्रोजन हट करके आ जाएगा, Cl आ जाएगा और CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 प्लस HCl। CH3 प्लस HCl। और CH3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अगर आपको पता हो तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्या है? क्लोरोफॉर्म। एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इज दैट क्लियर? इसके बाद अगर हम लोग फर्दर CHCl3 की रिएक्शन करा दें फिर से Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो एक और जो हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट? CCl4 और HCl। क्या मिल जाएगा? CCl4 और HCl मिल जाएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, या IUPAC नेमिंग में हम लोग लिख सकते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। सॉरी, 4 है तो टेट्रा आ जाएगा। टेट्राक्लोरोमीथेन फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा इसका यूज किया जाता है और कई रिएक्शंस में आगे जाके हम लोग एज ए रिएजेंट भी यूज करेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को समझे, सबसे पहले देखो इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो समझे कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म में कई सारे स्टेप्स हैं, तो मैकेनिज्म में आपको समझना पड़ेगा। देखें, जैसे हम लोग बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म में पहला स्टेप है आपका इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया कि ये क्या है, एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले जो आपका Cl है, इस Cl की क्या हो जाएगी? होमोलिसिस हो जाएगी। जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा, जो रिश्ते टूट रहे हैं, उस रिश्ते में कैसे टूट रहे हैं? म्यूचुअली अलग हो रहे हैं दोनों के दोनों। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और क्या बन जाएंगे? 2Cl। ये बन जाएगा 2Cl फ्री रेडिकल। 2Cl फ्री रेडिकल। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जॉम्बी के जैसा बिहेव करते हैं। ये जहाँ जाएंगे अपने जैसा दूसरा क्रिएट कर देंगे। और एक चीज़ और है कि जो ये फ्री रेडिकल है वो रिएक्टिव काफ़ी है। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट था, यहाँ पे इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सेकंड स्टेप जो है वो है आपका प्रोपोगेशन। देखिए क्या होता है, जब ये आपका फ्री रेडिकल है, जैसे कि CH4 के पास जब आपका ये फ्री रेडिकल जाएगा तो क्या करेगा? यहाँ का एक हाइड्रोजन
इस Cl के साथ चला जाएगा, दैट इज CH3H और प्लस दिस फ्री रेडिकल। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा और ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो इसके ऊपर आ जाएगा। तो वी विल गेट व्हाट, CH3 फ्री रेडिकल और प्लस HCl, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। यहीं से पता चल रहा है, देखिए हम लोगों को फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। अब ये फ्री रेडिकल फर्दर जाएगा आपके Cl2 के पास, ये फ्री रेडिकल फर्दर आपके पास जाएगा Cl2 के पास, दैट इज CH3 फ्री रेडिकल, एंड दिस CH3 फ्री रेडिकल विल गो टू Cl2 और फिर से Cl2 क्या करेगा, फ्री रेडिकल बना देगा, फिर से इस बॉन्ड की क्या हो जाएगी, होमोलिसिस हो जाएगी। और होमोलिसिस के बाद देखो क्या हो रहा, ये Cl आ गया इसके साथ और इधर से ये एक Cl फ्री रेडिकल फिर से क्रिएट हो गया और क्या बन गया, देखो CH3Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल। क्या बन जाएगा, CH3Cl और प्लस Cl फ्री रेडिकल। ऐसे ही फर्दर रिएक्शन क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा था कि फ्री रेडिकल क्या करते हैं, फ्री रेडिकल क्या करेंगे कि फर्दर फ्री रेडिकल बनाते चलेंगे। अब अगर टर्मिनेशन कराना है कि जॉम्बी का क्या होता है, भाई जॉम्बी क्या करते हैं, सबको अपने जैसा बनाते चले जाते हैं, जो मिल गया उसको जॉम्बी बना देते हैं। तो टर्मिनेशन ये प्रोसेस तभी खत्म हो सकता है या तो सभी जॉम्बी मर जाए, है कि नहीं, या फिर सभी लोग जॉम्बी बन जाए। तो वो क्या करेंगे, सभी को जॉम्बी बना देंगे। तो आखिरी में टर्मिनेशन तभी हो सकता है जब सारे के सारे फ्री रेडिकल क्या करें, आपस में जाकर जुड़ जाए। टर्मिनेशन तभी हो सकता है जब सारे के सारे फ्री रेडिकल क्या हो जाए, आपस में जाकर जुड़ जाए। जैसे कि अब इसमें आप इसके फर्दर आप इसको करा सकते हो कि इधर आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपका CH3Cl है, इसके पास फर्दर ये Cl फ्री रेडिकल जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और एक और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला गया, इसके साथ चला गया, तो यहाँ क्या बन गया, CH2Cl फ्री रेडिकल, CH2Cl फ्री रेडिकल। फिर ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, Cl2 के पास जाएगा, दिस CH2Cl फ्री रेडिकल Cl2 के पास जाएगा एंड वी विल गेट व्हाट, CH2Cl2 और प्लस Cl फ्री रेडिकल। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। टर्मिनेशन, जो चेन का टर्मिनेशन कब होगा, अगर मैं टर्मिनेशन की बात करूं, ये टर्मिनेशन तभी होगा जब फ्री रेडिकल से जुड़ जाए। जैसे Cl फ्री रेडिकल किससे जुड़ जाए, Cl2 वापस बना ले। जैसे कि मान लीजिए CH3 फ्री रेडिकल जो है CH3 फ्री रेडिकल से मिल गया और क्या बना लिया, CH3 बना लिया। बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। लेकिन हम लोगों को जो मेन प्रोडक्ट्स हमारे बन रहे हैं उन पे फोकस करना होगा। जैसे कि ये बन रहा है, ये बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू जा रही है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है। तो जब भी हम लोग, क्योंकि अभी तो मैंने आप लोग बहुत छोटा सा मॉलिक्यूल लिख के बताया, जब हम लोग बड़े कंपाउंड्स के बारे में, बड़े कंपाउंड्स का हेलोजिनेशन कराएंगे तो हम लोगों को ये दिमाग में रखना होगा कि फ्री रेडिकल्स कितने बन रहे हैं। वो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी जो होगी वही डिसाइड करेगी कि मेजर प्रोडक्ट कितना, कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जो है और जैसे एग्जांपल्स को समझें, मैकेनिज्म को समझने के बाद अगर हम लोग एग्जांपल्स को देखें, आप लोगों ने ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है पूरी मैकेनिज्म में, वो ये है कि रिएक्शन किससे जा रही है, फ्री रेडिकल से जा रही है। और आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि फ्री रेडिकल से जाती है, और जो भी रिएक्शंस फ्री रेडिकल से जा रही हैं उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उसके सवाल आपके गलत नहीं होंगे। क्यों गलत नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन की तरीके रीअरेंजमेंट नहीं करता। आपको एक सिंपल सा, अगर आपको ऑर्डर पता है और हल्की फुल्की मैकेनिज्म पता है तो आप किसी लेवल का सवाल कर लोगे, किसी भी लेवल का सवाल कर लोगे, चाहे आप एडवांस की बात करो, चाहे नीट की बात करो, चाहे बोर्ड की बात करो, चाहे जैम की बात करो, किसी भी लेवल का सवाल हो जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन में प्रॉब्लम होती है कि भाई वो रीअरेंज हो जा रहा है, तो तुमने ध्यान नहीं दिया तो लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें और कुछ एग्जांपल्स को लिया जाए, जैसे कि अगर हम बात करें कि CH3 ईथेन का अगर हम लोग
ब्रोमिनेशन कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, या हम बात करें CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से HNO की प्रेजेंस में। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं अगर हम लोग Br2 से HNO की प्रेजेंस में। अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं दिस इज CH3 CH3, इसकी रिएक्शन कराते हैं Br2 से HNO की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या हो रहा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर दो कार्बन है, दो कार्बन तो है लेकिन ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इस बॉन्ड के राउंड देखोगे तो यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 है, तो कोई एक किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन Br से क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड वी विल गेट व्हाट, CH3 CH2 Br। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर यहाँ से भी हो रहा है तो यही बनेगा, ठीक है। और आपको अगर लिखना हो प्लस HBr तो लिखिए, अदरवाइज मत लिखिए, क्योंकि बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। बशर्ते जब आप ये प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इसका फ्री रेडिकल क्या होगा। यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन हटाया है, तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना होगा वो क्या बना होगा, CH3 CH2 डॉट, ये आपका फ्री रेडिकल बना होगा, उससे फिर जाकर Br अटैच होगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब इसमें क्या है कि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो फ्री रेडिकल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगले वाले में आ गया, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करें, इस वाले हाइड्रोजन को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे देन वी विल गेट व्हाट, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर इस वाले बीच वाले कार्बन से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, CH3 Br CH3 बन जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई? यस सर। अब अगर हम लोग इस वाले से करेंगे तो वापस यही वाला बन जाएगा, ठीक है। तो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसका फ्री रेडिकल क्या होगा, जहां पे आपने Br लगाया है वही वाले कार्बन पे क्या लगा दीजिए, फ्री रेडिकल लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। इसका फ्री रेडिकल ये है, और इस वाले प्रोडक्ट का फ्री रेडिकल क्या है, इस वाले प्रोडक्ट का फ्री रेडिकल क्या है, ये है। अब देखिए ये जो फ्री रेडिकल है डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, यहाँ पर डायरेक्ट 2 से जुड़ा हुआ है तो दिस इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से, इसीलिए जो 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। वो क्या होगा, मेजर होगा। 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, मेजर। आ जाइए इधर 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 आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कहाँ कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले यहाँ वाले कार्बन से इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा, तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा ये CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br। इज दैट क्लियर? यहाँ से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, अब इस वाले से एक सब्स्टिट्यूट होगा, तो एक प्रोडक्ट जो बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH Br और CH3। हाँ या ना बोलो? यस सर। फिर इस वाले को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट बस बनना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इस वाले को भी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर Br आके लग जाएगा, CH3 CH2 और CH3। और इन दोनों में से किसी एक से करेंगे, क्योंकि दोनों के पास CH3 लगा हुआ है, तो किसी एक से हटाकर क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो CH2 Br CH3 CH2 CH3, तो एक प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने Br को सब्स्टिट्यूट किया, मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ तो आपको दिखेगा। तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4। जो नॉर्मल प्रोडक्ट होंगे, इसमें अभी हम लोग स्टीरियो का ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अभी स्टीरियो का ध्यान देंगे तो कुछ और भी प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे भी होंगे जहाँ पर कैरलिटी होगी तो एंसोमर्स आएंगे, क्या आएंगे, अभी मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अभी सिंपल सोवर बातें कर रहे हैं कि अगर इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो टोटल नॉर्मल प्रोडक्ट 4 बन जाएंगे। इज दैट क्लियर नॉट? यस सर। अगर इसमें हम लोग कैरलिटी को चेक कर लें
तो ये देखेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है कायरल है। कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी होती है किसी एक कार्बन से जब 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायरल कार्बन कहते हैं। अभी हम लोग इसे पढ़ेंगे, आगे इससे डिस्कस करना है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखें, अगर इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल नहीं है, लेकिन इस वाले मॉलिक्यूल में देखो कायरलिटी है। कैसे? इस वाले कार्बन से तो 3 हाइड्रोजन है, तो नहीं है, ये भी नहीं है, एक हाइड्रोजन है और ये 2 ग्रुप मैच कर रहे हैं। लेकिन इस वाले कार्बन पे देखो Br अलग है, CH3 अलग है और ये पूरा ग्रुप अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है। तो ये मॉलिक्यूल, ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। और जब ये कायरल होता है तो इसके 2 फॉर्म बनेंगे, D+. क्या बनेंगे? D स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी और S. जो लोग CBSE और ICSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है कि जब एडवांस में या मेंस में इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा, ये NCERT का सवाल है जो कि मेंस में आ चुका है, एडवांस में भी आते हैं। यही दिया होगा, आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताइए, तो आपको 4 याद होगा जो बोर्ड वाले तरीके से है। ये भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मेंस का जो पेपर होता है उसमें इंटीजर पे भी माइनस मार्किंग होती है, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इसके 2 प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, एक D होगा, एक L होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लीनियोरोटेटरी। इसी चैप्टर में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल में उसे हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल D+L याद रखिए, लेकिन जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं भी देंगे तो चल जाएगा, लेकिन पढ़ ले भाई, नॉलेज बट रहा है, बटोर लो, क्या दिक्कत है। अभी के लिए याद कर लो, दिमाग में रखो। इस वाले पे आइए, इस वाले पे, नीचे वाले इस वाले पे अगर आए, अभी मैं आ रहा हूँ ना, पहले मैं इस चीज़ को चेक कर रहा हूँ। इस वाले पे आइए, तो इस वाले में देखें तो कोई कायरल नहीं है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से 2 CH3 सेम लगे हुए हैं और इसमें भी 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब इस वाले पे आते हैं, इस वाले में ये कायरल नहीं है क्योंकि 2 सेम हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। ये वाला कार्बन क्या है? कायरल। क्यों कायरल है? क्योंकि ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप भी अलग है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? कायरल कार्बन। और इसके भी D+L फॉर्म होगा, इसका भी क्या होगा? D+L फॉर्म होगा। तो टेक्निकली इसके फिर प्रोडक्ट टोटल कितने हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, जो कि 4 सीधे सीधे दिख रहे थे, ऐसा नहीं है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है कि इसके टोटल ब्रोमिनेशन कराने के बाद टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि देखो हर जगह से सिमेट्रिकल है, चाहे यहाँ का हाइड्रोजन हटाओ, चाहे यहाँ का हटाओ, चाहे यहाँ का हटाओ, यहाँ का, तो इसके टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे? एक ही बनेगा। कितने बनेंगे? एक ही बनेगा, और वो हो जाएगा आपका ये, दैट इज यहाँ पर क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। क्या लग जाएगा? Br। ठीक है। और अगर एग्जांपल समझें, जैसे कि पेपर में आए हुए कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी टॉपिक में हम लोगों को NBS भी पढ़ना है कि NBS से एडिशन कैसे होता है, N ब्रोमो सक्सिनामाइड से भी पढ़ना है। बराबर उसको डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं साइक्लोपेंटेन। और साइक्लोपेंटेन में आपको ये ध्यान देना होगा कि हर एक कॉर्नर पे कार्बन होता है और कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखते हैं। और एक और चीज ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ 5 कार्बन है, दैट इज C5 और H10, C5 और H10। और ये किस फॉर्मूले से रिजेंबल कर रहा है? ये रिजेंबल कर रहा है CnH2n से। किससे रिजेंबल कर रहा है? CnH2n। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो एक रिंग होती है वो भी अनसेचुरेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया होता C5H10, तो इसमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि CnH2n को रिजेंबल कर रहा है। तो जब आप इसके कंपाउंड बनाएं तो दिमाग में ये भी रखें कि साइक्लिक भी बनेगा, एक साइक्लिक भी बनेगा, क्योंकि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप, और अब तो जो बोर्ड CBSE बोर्ड है
वो भी काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चन पूछने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इनोवेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो C5 एस्टर में डबल बॉन्ड के साथ साथ एक ऐसा भी कंपाउंड बनेगा जो कि क्या हो, साइक्लिक होगा, जो क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं क्या, Br2 से HNO की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, अब देखो इसमें हर एक कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन के पास क्या है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो कोई भी एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और Br से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपको HBr लिखना हो लिखिए, नहीं लिखना हो मत लिखिए, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो साइक्लो, CY साइक्लो पेंटेन, याद रखिएगा 1 ब्रोमो साइक्लो पेंटेन। और एक और बात, क्योंकि बच्चे ज़्यादा बहुत ही गंवार हैं, इनको लगता है रिंग का मतलब बेंजीन, नहीं, रिंग साइक्लिक भी हो सकती है, तो हमेशा दिमाग में मत भर लो कि रिंग का मतलब बेंजीन। क्वेश्चन हम दे रहे हैं साइक्लोहेक्सेन, इसका कराओ ब्रोमिनेशन, साइक्लोहेक्सेन का ब्रोमिनेशन करने के लिए पेपर में देते हैं और अपने आप बेंजीन बना देते हैं आगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें भी देखो सिमेट्रिकल है ये, तो कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और ब्रोमीन को क्या करिए, ऐड कर दीजिए। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है आपका ये साइक्लो, इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लो हेक्सीन, साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है और कहीं से भी देख लो, कहीं से भी नंबरिंग कर लो तो 1 पे ही आएगी, तो साइक्लो हेक्सीन। अब इसका जब आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रुको जरा समझो, यहाँ पे ठहरो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो अब अगर आप इधर पे मिरर लगाते हो तो जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ऊपर के 3 प्रोडक्ट बना लेते हैं। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड से डायरेक्ट वाला हाइड्रोजन हटा दें और Br को सब्स्टिट्यूट कर दें, Br को ले आए, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। अब कई ऐसे लोग होंगे महानुभाव जो लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड हटा देते हैं। भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड हटता है, क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड नहीं हटेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। इसके बाद यहाँ वाला हटा देते हैं प्लस का, और यहाँ पर आ गया Br, और इसके बाद यहाँ वाला हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा Br, यहाँ पे आ जाएगा Br। अब आप ध्यान दीजिए, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो अगले 3 प्रोडक्ट सेम ही होंगे, तो हमारे केवल ऊपर वाले हमने हटा दिए। अब इसमें हमें डिसाइड करना है, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो हमको फ्री रेडिकल बनाकर देखना पड़ेगा। अब देखो डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर फ्री रेडिकल बना हुआ है, यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़कर फ्री रेडिकल बना हुआ है, और यहाँ पर देखोगे तो डबल बॉन्ड को 2 कार्बन छोड़कर, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़ा, फिर अगले वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल लगे होंगे। अब मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल में बताया है कि डबल बॉन्ड के जस्ट ऊपर लगा है, तो ये हमारा क्या है, विनाइल फ्री रेडिकल है, ये हमारा क्या है, विनाइल फ्री रेडिकल है। डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल लगा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्या है ये, एलाइलिक फ्री रेडिकल। और ये हमारा सिंपल 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये हमारा क्या है, सिंपल 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब अगर आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी याद हो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, अलाइलिक की होती है। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, अलाइलिक की होती है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। सबसे खराब होती है विनाइलिक की, एक तो डबल बॉन्ड है और उसके जस्ट ऊपर जो है फ्री रेडिकल हो गया, तो ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की खींचने की टेंडेंसी होती है, माइनस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो प्रोडक्ट होगा, टैटू करवा लीजिए इसका, जो ये स्पेशल वाले लोगों का टैटू बनवा रखा है, इसे हटवाओ, ये लगाओ, इसका टैटू बनाओ, ये काम आएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, मेजर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। CBSE में हर साल लगभग आता है, किसी न किसी पेपर में भारत में आता ही होगा, ठीक है। जब हम लोग साइक्लोहेक्सीन का ब्रोमिनेशन कराएंगे, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एलाइलिक फ्री रेडिकल वाला बनेगा।
क्या बनेगा? ये तो सिंपल सवाल हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, कौन ज्यादा बनेगा। अगर हम डिसाइड करने की कोशिश करें तो वो डिसाइड होगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से। तो अगर मैं इसको फर्स्ट लिख लेता हूं, इसको सेकंड लिख लेता हूं और इसको थर्ड लिख लेता हूं, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकंड वाला, क्योंकि इसका फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। फिर आएगा आपका 2 डिग्री वाला और उसके बाद आएगा 1 डिग्री वाला। तो जो ऑर्डर होगा वो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा जो है हम लोग बात करते हैं बेंजीन से जुड़े हुए, लेकिन बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं एलिफैटिक की। तो बेंजीन के ऊपर मान लो अगर एक कार्बन CH3 लगा हुआ है, ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज टोलुइन, दिस इज टोलुइन। अब इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं Br2 सनलाइट से, Br2 सनलाइट से, तो क्या हो जाएगा? अब ऐसा मत दिमाग में बैठा लेना कि ये HNO ही होगा, सर ने बताया था HNO नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं करके आए। सनलाइट भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। तो ये जो है बेंजीन के ऊपर कुछ नहीं होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? CH2Cl, ठीक है। और जब बेंजीन के बाद एक कार्बन से Cl लगा हुआ तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, क्वेश्चन कन्वर्जन में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना है तो कन्वर्जन करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कन्वर्जन करेंगे, मैथमेटिक्स की तरीके है, दिमाग अपने आप काम करना चालू हो जाएगा, रिएक्शंस याद होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। क्लोराइड नहीं होगा, ब्रोमाइड होगा। हाँ, यहाँ पे हमने Br लिया है तो यहाँ पे Br आ जाएगा, दैट इज बेंजाइल ब्रोमाइड, दैट इज बेंजाइल ब्रोमाइड। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक क्लास लेंगे जिसमें बहुत सारे कन्वर्जन एक साथ करेंगे जिससे कि और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी? इथाइल बेंजीन की, CH2CH3, दिस इज इथाइल बेंजीन। अगर इस इथाइल बेंजीन की अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं HNO की प्रेजेंस में तो देखिए क्या होगा। तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक आपका ये वाला कार्बन है और एक ये वाला कार्बन है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये, दैट इज कि बेंजीन से जो डायरेक्ट कार्बन लगा हुआ है उसका एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा Br से, और एक प्रोडक्ट बन जाएगा आपका ये कि बेंजीन जो दूसरा वाला कार्बन है CH2 और फिर जाके इससे जुड़ जाएगा आपका Br। इससे क्या जुड़ जाएगा? Br। अब हम डिसाइड करें कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पहला वाला। क्यों पहला वाला होगा? क्योंकि ये 2 डिग्री के साथ साथ बेंजाइलिक फ्री रेडिकल भी है। इसका जो फ्री रेडिकल है वो 2 डिग्री भी है और बेंजाइलिक है। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेंजाइलिक है, समझे नहीं समझे? इम्पोर्टेंट बात ये है कि बेंजाइलिक है, समझ रहे हो? इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि ये 2 डिग्री है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बेंजाइलिक है और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। बेंजाइल फ्री रेडिकल, तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपका ये वाला मॉलिक्यूल होगा, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार आ चुका है और नीट में तो ऐसे ही आते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं, बशर्ते आपको सही करने होंगे, बेसिक्स को सही रखना होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिक्स पे ही आते हैं। इज दैट क्लियर? एक और अगर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जैसे कि ये है, ये आपके पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, NCERT में भी है ये, CH3 CH2 यहाँ NO2 लगा हुआ है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लोग रफली बात करें तो, कि मेजर प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Br2HNO से रिएक्शन करा दिया तो इसमें भी हमें सिर्फ ध्यान देना है यहाँ कि ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो इसका भी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बेंजाइलिक वाला है। क्या होगा? बेंजाइलिक वाला होगा। जो बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा होगा उसका एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।
और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर। इज दैट क्लियर? देखें फिर आखिरी में जाके हम लोग इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हैलोजेंस की, अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स हैलोजिनेशन क्या होता है, फ्लोरीन तो फाड़ू है, कुछ ज्यादा ही रिएक्टिव है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन भी अच्छी खासी रिएक्टिव है। और उसके बाद फिर होता है ब्रोमिनेशन, और फिर आपका होता है आयोडीनेशन। आपको याद रखना है फ्लोरीन क्या है, फाड़ू है। फ्लोरीन क्या है, फाड़ू है। ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन देती है, जिसे हम लोग टैकल नहीं कर सकते हैं, वायलेंट रिएक्शन देती है। ये पूरे के पूरे कार्बन का जो मॉलिक्यूल होता है जिसका आप ब्रोमिनेशन कराएंगे उसको ही खत्म कर देती है, सारे बॉन्ड को ब्रेक कर देती है। ठीक है, इसीलिए फ्लोरिनेशन के लिए हमें स्पेशल मेथड पढ़ना है। मैं आगे के जो टॉपिक्स आ रहे हैं उसको यहीं से जोड़ता चल रहा हूँ। देखा, पोस्ट क्रेडिट बात कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या आने वाला है, पोस्ट क्रेडिट सीन की बात हो रही है। ठीक है, कि ब्रोमिनेशन नहीं हो पाता है, और क्या नहीं हो पाता, आयोडीनेशन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, आयोडीनेशन। क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि जब आप CH4 की रिएक्शन I2 से कराओगे HNO की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका CH3I और प्लस HI। फिर क्या बनेगा, HI। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे HI -1 में है। HI क्या है, -1 में। अब I माइनस को चुन रहा है कि ये तुरंत I2 में चली जाएगी, तुरंत किस में चली जाएगी, और इस रिएक्शन को क्या कर देगी, रिवर्स कर देगी। जब ये -1 से 0 में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी की वजह से हो रहा होगा ना, तो CH3I विल एक्ट लाइक अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बिहेव करेगा कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। OA का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से इसका जो कंटेमिनेशन होगा, या मैं कहूँ कंसंट्रेशन होगा, या मैं कहूँगा लीड होगा, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आयोडीनेशन, हैलोजिनेशन वाले मेथड से आयोडो एल्केन बनाना भी सही नहीं है। होता क्या है कि अगर अब ठीक है आपको इसी से ही बनाना है, तो फिर आपको इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ऑक्सीडाइजिंग, हाईली ऑक्सीडाइज, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, HgO और HiO3 एक्सेट्रा, HiO3 एक्सेट्रा। हम लोग ये कहते हैं HI से कि अब तुमको तो भाई I2 में जाना ही जाना, तुम मान तो रहे नहीं हो, तो ऐसा करो, इतने घटिया से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज कर रहे हो, ऐसा करो ये वाले यूज करो, स्ट्रॉन्ग वाले। तो जो HI है वो HNO3 जैसा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेगा, और देन I2 में कन्वर्ट होगा, NO2 और H2। इज दैट क्लियर? तो अब क्या हुआ कि भाई एक तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खर्चा बढ़ गया, दूसरी बात कि एक ही कंटेनर के अंदर ये सब कुछ हो रहा, तो चाहे जितना कुछ कर दो, कुछ मॉलिक्यूल तो इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक्सेशन रीजन में पूछा जाता है। ठीक है, कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज क्यों करते हैं। तो सबसे अच्छा इसमें क्या होता है, सबसे बढ़िया से अगर करना है तो ब्रोमिनेशन ही होगा। सबसे बढ़िया से क्या होगा, ब्रोमिनेशन ही होगा। क्लोरीनेशन भी काफी रिएक्टिव है, क्लोरीनेशन भी काफी तेज होता है। कई सारी बुक्स में जब आप जाके पढ़ोगे तो आप देखोगे, कई सारी बुक्स में जब आप पढ़ोगे जाकर तो आप देखोगे तो पाओगे कि लिखा हुआ है कि आयोडीनेशन क्लोरीनेशन भी काफी फास्ट है। जैसे कि CH3CH ये है, इसकी रिएक्शन जब आप क्लोरीन से कराएं, प्लीज ध्यान दें इधर, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज बता रहा हूँ, बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं ध्यान दें, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे वाला। ठीक है, नीट कॉम्पिटेटिव वाले ध्यान दें। जब यहाँ पर Cl2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ वाले से बनेगा, यहाँ वाले से बनेगा। नहीं, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है
कि ये इस कार्बन के पास जाएगा ही नहीं, पहले वाले कार्बन को ही सब्स्टिट्यूट कर देगा, पहले वाले कार्बन को ही क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, और यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है ब्रोमिनेशन, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होकर भी क्या होगा जब हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन फिर भी क्लोरीनेशन अच्छे से हो जाता है। क्लोरीनेशन ठीक है, ब्रोमिनेशन ठीक है, फ्लोरिनेशन में प्रॉब्लम है और आयोडीनेशन में प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि भाई हम लोग फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर हम फ्लोरोएल्केन और आयोडोएल्केन नहीं बना पा रहे हैं तो CFCs कैसे बनाएंगे, AC का मजा कैसे ले पाएंगे? तो इसके लिए स्वार्ट्स ने कहा कि मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा इसके लिए। और जो नेक्स्ट पोस्ट क्रेडिट में जा रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग सबसे पहले फ्लोरीन बनाएंगे और फिर बनाएंगे आयोडीन, और वो रिएक्शन का नाम होगा हैलोजन एक्सचेंज। क्या होगा? हैलोजन एक्सचेंज। और हैलोजन एक्सचेंज में हम लोग दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, एक होगी आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक होगी स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है? यस सर। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय